बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नायाब चिराग। आज हमारी फ़र्स्ट डे की क्लास है। फ़र्स्ट डे हमारा जो आज क्लास का लेक्चर है वो है स्किन प्रेप बिफ़ोर मेकअप। ये हमारा टॉपिक था, हमने इसको डिस्कस करते हैं आज। तो शुरू करते हैं कि हमें स्किन को प्रेप क्यों करना ज़रूरी है, हमें स्किन की प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी है मेकअप से पहले। मेकअप बाज़ात हमारे पास ये होता है कि हम मेकअप स्टार्ट कर देते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं होती, स्किन की कोई तैयारी नहीं होती। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं आज कि आखिर ज़रूरत क्या है स्किन को प्रिपरेशन की, क्यों ज़रूरी है और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो स्किन की प्रिपरेशन से पहले हमें स्किन की टाइप्स को माइंड में रखना होगा, स्किन की टाइप्स को समझना होगा कि स्किन की टाइप्स क्या क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि स्किन की प्रिपरेशन क्या है। तो स्किन टाइप्स की तरफ आते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे हमारे पास जो स्किन आती है वो है हमारे पास ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन ऐसी स्किन होती है जिसके ऊपर हर वक्त ऑयल तेल वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऑयल निकलना जिस स्किन से स्टार्ट रहे, उस ओपन पोर का इशू हो, ख़ास करके जो एक्नी प्रोन स्किन होती है वो ऑयली स्किन में ही आती है। तो ऑयली स्किन के इशू काफ़ी ज़्यादा होते हैं और मेकअप से पहले ऑयली स्किन को कवर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ऑयली स्किन से क्या होता है, जैसे ही हम कोई बेस यूज़ करते हैं तो कुछ देर गुजर जाने के बाद जैसे ही हमारे ओपन पोर्स में से ऑयल निकलना शुरू होता है तो वो जो ऑयल है वो बेस के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बेस है वो ख़राब होना शुरू कर जाती है। अगर हमने ड्राई बेस बनाई है तो वो क्रैक करना स्टार्ट कर देती है, बेस पैची होना शुरू कर देती है। और इसके अलावा बेस के ऊपर से ही, ये मैंने अपना ही तजर्बा किया है कि बेस के ऊपर से ही ना ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल ऑयली शक्ल में बेस हमारी कन्वर्ट हो जाती है। और जहाँ से ही हाथ लगता है वहाँ से पैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, बेस रिमूव होना शुरू हो जाती है। तो ये ऑयली स्किन में ये इशू आता है हमें सबसे ज़्यादा बेस का। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो स्किन आती है वो हमारे पास स्किन होती है कम्बिनेशन स्किन। कम्बिनेशन स्किन क्या है, ऐसी स्किन जो ऑयली और नॉर्मल का मिक्सअप हो, यानी कि बाज़ टाइम उसमें से ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है और बाज़ टाइम वो नॉर्मल हो जाती है या ड्राई की तरफ चली जाती है। तो ऐसी स्किन जो आती है कम्बिनेशन स्किन आती है। और कम्बिनेशन स्किन का हमें कैसे पता चलाना है, अगर हम सुबह उठें और उठ के ही हम अपने फेस पे टिशू फेर लें तो हमारे नाक टी जोन एरिया से अगर ऑयल निकल रहा है तो हमारी स्किन जो है ना वो कम्बिनेशन होती है। अदरवाइज़ अगर हमारी स्किन में से ऑयल नहीं आ रहा तो वो हमारी स्किन जो है नॉर्मल होती है। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी माइंड में रखिएगा आप। कम्बिनेशन स्किन जो होती है ना हमारी, ये कभी कभी ऑयली हो जाती है और फिर वेदर की वजह से, मौसम की वजह से ये ड्राई में चली जाती है। गर्मियों में ये ऑयल प्रोड्यूस करती है, सर्दियों में ये ड्राई हो जाती है। तो ऐसी जो स्किन है इसे कम्बिनेशन स्किन कहते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन आइडियल स्किन भी होती है हमारी। तो ऐसी स्किन ना ये ऑयल प्रोड्यूस करती है और ना ही ये ड्राई होती है, बिल्कुल ही बेस्ट होती है मेकअप के लिए, ख़ास तौर पर नॉर्मल स्किन जो है। तो इसके नॉर्मल स्किन के कोई ख़ास इशू भी नहीं होते, कोई ख़ास प्रॉब्लम्स भी नहीं होती, मेकअप करना भी नॉर्मल स्किन पे काफ़ी इजी रहता है। तो अब हम फोर्थ नंबर पे डिस्कस करते हैं ड्राई स्किन को। ऐसी स्किन जो ख़ास करके सर्दियों में खुश्क हो जाए, जिसमें क्रैक्स आ जाएं या वाइट कलर के ऊपर मतलब उसके ऊपर पैचेस आना स्टार्ट हो जाए, खुश्की आना हमारे चेहरे पे स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी स्किन ड्राई स्किन होती है। फिफ्थ है हमारे पास सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन वो स्किन जिसे कुछ भी सूट ना करे, मतलब अगर हमने स्किन पॉलिश लगाई, थोड़ी सी अगर पॉलिश ज़्यादा हो गई तो स्किन रैश करना स्टार्ट हो जाती है। कोई क्रीम लगा ली, क्रीम हमें सूट नहीं करती, स्किन रैश करना स्टार्ट कर जाती है। थर्ड हम ये आते हैं कि मेकअप हमने स्टार्ट किया, अगर क्वालिटी हमारे फाउंडेशन की, हमारे प्रोडक्ट की अच्छी नहीं होती तो फिर भी वो स्किन रैश करना स्टार्ट कर जाती है। ऐसी स्किन जिसे कुछ मतलब नहीं सूट करता, कुछ चीज़ें करती भी हैं। अगर ब्रांडेड चीज़ें ली जाएं, स्किन को अकॉर्डिंग करके मेकअप रखा किया जाए सेंसिटिव स्किन को, तो ना इसको हैंडल किया जा सकता है सेंसिटिव स्किन को। तो अब हम चलते हैं कि ये हमने 5 जो हमारी स्किन है इनको तो हमने कर लिया है डिफ़ाइन, ऑयली, कम्बिनेशन, नॉर्मल, ड्राई, सेंसिटिव। ये तो हमारी 5 स्किन आ गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
हमने स्किन को समझ लिया, स्किन की टाइप्स को समझ लिया, तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। और जो हमारा अगला स्टेप है वो है स्किन की प्रेपरेशन। हम स्किन को कैसे प्रेप कर सकते हैं, ऑयली को और ड्राई को, तो ये चीज़ अब हमने यहाँ पे समझनी है। तो स्किन की को जब हम प्रेप करते हैं तो सबसे पहले जो हम अपना स्टेप लेते हैं वो हमारे पास होता है क्लिनजिंग। ब्राइड मेकअप है ना, ब्राइड से पहले आपने ये डन करना है कि वो आपसे मस्ट एक फेशियल लें, ठीक है। अगर उन्होंने स्किन पॉलिश के साथ फेशियल करा भी रखी है कहीं और से, लेकिन अगर आपने कोई ब्राइड तैयार करनी है ना अपनी तसल्ली के लिए, आपने उनसे कहना है कि आपसे वो फेशियल लें, चाहे आप उसमें से स्किन पॉलिश स्किप कर दें, आपने उसकी क्लिनजिंग वगैरह करनी है, टोनिंग करनी है, पैक करना है, स्क्रबिंग करनी है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास जो आता है स्किन की प्रेप में, वो है टोनर। टोनर हम अप्लाई करेंगे। टोनर अप्लाई करने से क्या होगा, ये हमारे जो है ना पोर्स को श्रिंक कर देगा। क्लिनजिंग से डस्ट वगैरह हमारे फेस से रिमूव हो जाएगी, हमारे पोर्स नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी स्किन पे वो रिमूव हो जाएंगी। और टोनर से क्या होगा, टोनर से जो हमारे पोर्स ओपन होंगे ये उन्हें श्रिंक कर देगा, मतलब मिनिमाइज़ करके रख देगा। जो टोनर होगा हमारे पास हम यूज़ करेंगे स्किन को, तो टोनर का तो ये फ़ायदा हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। एक चीज़ बताती चलूँ, मेरे ना स्पेलिंग पे थोड़ा सा ना जाइएगा, असल वाइट बोर्ड पे लिखने का मेरा इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, और ख़ास तौर पे ऑन कैमरा नहीं है। मुझे वैसे समझाना होता है अपने स्टूडेंट्स को तो वो मैं समझा देती हूँ, लेकिन अब ऑन कैमरा है, थोड़ा इशू है मेरे लिए, तो प्लीज़ इग्नोर। मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, स्मूथ कर देता है। हाँ, अब आ जाती है बात कि ऑयली स्किन को हम मॉइस्चराइज़र कैसे करें, वो मैं बताती हूँ। लेकिन पहले ये बताती हूँ, ये जो हमारे 3 स्टेप है ना, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज़र, पार्लर की लैंग्वेज में हम इन्हें बोलते हैं CTM। हम कहते हैं जिस स्किन का पहले CTM कर लें उसके बाद मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो CTM मीन C से आया है क्लिनजिंग, T से आया है टोनिंग, M से आया है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं स्किन की, टोनिंग कर लेते हैं, क्लिनजिंग कर लेते हैं। 3 स्टेप को हम CTM कहते हैं। ये हमारा मेकअप से पहले मस्ट है। ये 3 स्टेप हमने फॉलो करने हैं। अगर हम कोई ब्राइड तैयार कर रहे हैं उस पर हम 2 घंटे लेते हैं ब्राइड को तैयार करने में, अब हम 2 घंटे 10 मिनट लेंगे। 10 मिनट हमने CTM लाजमी करना है। CTM से क्या फ़ायदा होगा, क्लिनजिंग से हमारे जो ना चेहरे की डर्ट साफ़ हो जाएगी, टोनर से काफ़ी हद तक पोर श्रिंक हो जाएंगे, मॉइस्चराइज़र से स्किन का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आएगी कि आप कहेंगे कि ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइज़र कैसे यूज़ करें। ऑयली स्किन वाले एलोवेरा जेल को एज ए मॉइस्चराइज़र लें, या ऐसे मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो वाटर बेस हों। ऐसे मॉइस्चराइज़र भी मिलते हैं जो वाटर बेस हों, तो आप कोशिश करें वाटर बेस मॉइस्चराइज़र लें। और उसके अलावा जो ड्राई स्किन वाले हैं ना, ड्राई स्किन वाले क्या करें, ड्राई स्किन वाले निविया जो क्रीम आती है उसको एज ए मॉइस्चराइज़र लें। ड्राई स्किन वाले जितना ज़्यादा स्किन को मॉइस्चराइज़ करेंगे उनकी स्किन उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और मेकअप के लिए बेस्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ ड्राई स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होता है मेकअप, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फाउंडेशन है वो पैची होना स्टार्ट हो जाता है। तो फाउंडेशन को पैचीपन से बचाने के लिए इसको हमें ड्राई को काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज़ करना पड़ता है, ठीक है। और ऑयली स्किन में हमें टोनर काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम टोनर अप्लाई करेंगे पोर्स श्रिंक हो जाएंगे हमारे, और ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बेस अच्छे तरीके से सेटल रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ये स्टेप आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके रिप्लाई करूँगी, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने 4th स्टेप की तरफ। ये 3 स्टेप हमने फॉलो किए, 4th स्टेप फॉलो करेंगे, 5th स्टेप, देन 6th स्टेप में हम आएंगे अपने फाउंडेशन पर।
पहले हम क्या करते थे, ये स्टेप कर लेते हैं बामुश्किल से, ये भी नहीं करते तो डायरेक्ट आ जाते हैं फाउंडेशन पे। मैं अपनी बात बताऊं, 2011-12 में जब मेरा स्टार्टिंग था तो मुझे कोई पता नहीं था क्या CTM है, क्या प्राइमर है, कुछ नहीं है, बस फाउंडेशन अप्लाई मैं कर देती थी स्किन में। वो भी क्या था, मेरे पास 3 कलर थे मेरे पास कैरलान के, एक चाइनीज़ था 38 था और उसके बाद F1 था। उन्हीं तीनों को मिक्स करके मैं बेस लगा देती थी। मुझे कोई पता नहीं था कि पहले स्किन की CTM भी करनी होती है, कोई प्राइमर भी कुछ कोई चीज़ का नाम है, कोई बला का नाम है, तो ये मुझे कोई चीज़ पता नहीं थी। क्या इशू होता था, कभी बेस ग्रे हो जाती थी, कभी बेस फट जाती थी, कभी क्या इशू होता था, कभी क्या इशू होता था। क्यों? क्योंकि हमारे जो समझाने वाले थे वो हमारे साथ मुखलिस नहीं थे, हमारे जो टीचर थे हमें सही टीचर नहीं मिले। तो आगे खुद जाके सर्च करने से हमें पता चला, यूट्यूब का ज़माना आ गया, कि आगे प्राइमर भी एक चीज़ है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है बिफोर मेकअप। तो आइए डिस्कस करते हैं हम अपने प्राइमर को। प्राइमर भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक ऑयल बेस्ड प्राइमर होते हैं और वाटर बेस्ड प्राइमर होते हैं। वाटर बेस्ड प्राइमर जाएंगे ऑयली स्किन की तरफ, और जो हैं ऑयल बेस हैं वो आ जाएंगे ड्राई की तरफ। आप इस पर सर्च कीजिएगा, आपको ज़रूर ये मिलेगा कि वाटर बेस्ड प्राइमर भी होते हैं और ऑयल बेस्ड प्राइमर भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो कॉमनली प्राइमर मिलते हैं वो ऑयल बेस होते हैं। वाटर बेस मिलते हैं वो बताने पड़ते हैं जब हम बाई करने जाते हैं कि हमें ऐसा प्राइमर चाहिए जो वाटर बेस हो, ताकि हम उसे ऑयली स्किन पे यूज़ कर सकें। अब प्राइमर क्या करता है, प्राइमर जी एक सरफेस बना देता है हमारी स्किन पे, वो सरफेस होती है। और ये एक प्राइमर जो हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, इसका फर्स्ट काम है ये जाके पोर्स को श्रिंक कर देता है, बंद कर देता है पोर को। पोर्स काफ़ी हद तक हमारे टोनर से कवर हो चुके होते हैं, लेकिन जो टोनर से कवर नहीं होते वो प्राइमर से आके बिल्कुल बंद हो जाते हैं। जैसे ही पोर्स बंद होते हैं, इसकी प्रोडक्शन ऑयल्स की आना बंद हो जाती है। ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता, वो हमारी बेस की तरफ नहीं आता, हमारे फाउंडेशन की तरफ नहीं आता, हमारी फाउंडेशन ख़राब नहीं होती। ठीक है, और एक बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, सेंसिटिव स्किन वालों को अक्सरियत प्राइमर सूट नहीं करता, तो उन्हें चाहिए एलोवेरा जेल को एज ए प्राइमर वो यूज़ कर लें, तो उनको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा सेंसिटिव स्किन वालों को। अच्छा जी, तो अब करते हैं प्राइमर की डिस्कशन। एक यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि प्राइमर जो है ना हमें एक सरफेस प्रोवाइड कर देता है। सरफेस होती है, वो सरफेस कहाँ होती है, एक तरफ रखते हैं जी हम अपनी स्किन को, ठीक है, कंज्यूम कर लेते हैं। एक साइड पे हमारी स्किन है, दूसरी साइड पे हमारा फाउंडेशन है, बीच में हमारे पास एक गैप है, ठीक है, बीच में हमारे पास एक गैप हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। लेकिन ये गैप क्या है, ये गैप है हमारा प्राइमर। अगर हम प्राइमर अप्लाई नहीं करते, फाउंडेशन डायरेक्ट हमारी स्किन पे जाएगा। स्किन हमारी, आप पीछे इनकी हम कैटेगरीज डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर ये इशू स्किन के साथ हुए तो ये इशू सीधा फाउंडेशन पे इफ़ेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से फाउंडेशन फट भी जाएगी, ग्रे भी हो जाएगी, पैची भी हो जाएगी, लॉन्ग लास्टिक नहीं रहेगी। अगर हम प्राइमर अप्लाई करते हैं तो प्राइमर एक सरफेस बना देगा हमारे स्किन और फाउंडेशन के दरमियान, और वो जो सरफेस है ना वो ऑयल की प्रोडक्शन को रोकेगा जो स्किन से आ रही होगी। इसी तरह अगर हम वाटर बेस्ड प्राइमर यूज़ करेंगे तो स्किन हमारी जो है ना ऑयल बेस्ड प्राइमर ड्राई स्किन के लिए यूज़ करेंगे तो स्किन हमारी जो फटना स्टार्ट हो जाती है, इसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये प्राइमर उसके लिए भी हमें क्रैक्स को भी बचाएगा। जो हमारा ऑयल बेस होगा, जो वाटर बेस होगा, वो ऑयली पे जाएगा, तो ये हमें एक सरफेस प्रोवाइड करेगा जिस पे हम फाउंडेशन की ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप फाउंडेशन लें, प्राइमर के बगैर आप ब्लेंडिंग करें, फाउंडेशन की नहीं होगी सही तरीके से। प्राइमर वाली स्किन पे आप जैसे ही फाउंडेशन लगाएंगे, फाउंडेशन सेट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन प्राइमर लगा के आपने कुछ देर के लिए छोड़ देना है ताकि प्राइमर सेटल हो जाए। प्राइमर लगा के फ़ौरन हमने बेस नहीं बनानी, क्योंकि वहाँ पे भी बेस रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइमर अच्छे तरीके से स्किन में सेट नहीं होता। तो कोशिश किया करें 5 से 10 मिनट लाजमी प्राइमर के बाद आप स्किन को छोड़ दिया करें, उतनी देर आप दुल्हन के कोई और काम कर लिया करें।
ब्राइड्स के या अपने क्लाइंट्स के, जैसे नेल सेट करने हैं, थोड़ा हेयर की क्रिम्पिंग वगैरह कर लेनी है, जिस तरह आपके हेयर स्टाइल माइंड में चल रहा हो तो वो कर लेना है। प्राइमर को टाइम देना है आपने 5 से 10 मिनट का। अब हम चलते हैं अपने 5th स्टेप की तरफ। 5th स्टेप जो हमारे पास है वो है हमारे पास कंसीलिंग। कंसीलिंग जी अब क्या चीज़ है, मैं आपको अपने ही तजर्बे से सब कुछ बता रही हूँ, मैंने कैसे कैसे ये सब कुछ सीखा। अब कंसीलिंग क्या है, कंसीलिंग का भी हमें कुछ मुझे पता नहीं था स्टार्ट में जब मैंने काम शुरू किया हुआ। हालांकि मैं एक कोर्स कर आई थी, लेकिन उस कोर्स में मुझे कख नहीं बताया गया था कि ये क्या था। तो कंसीलिंग अब आते हैं। कंसीलिंग पे आने से पहले हमें सबसे पहले अपने प्राइमरी कलर को अंडरस्टैंड करना होगा, प्राइमरी कलर को समझना होगा कि हमारे ये प्राइमरी जो कलर हैं कौन कौन से हैं जी। एक रेड है हमारे पास, दूसरा हमारे पास येलो है, थर्ड हमारे पास ब्लू है। अब अगर हम रेड और येलो को इकट्ठे इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेते हैं तो हमारे पास एक और न्यू कलर डेवलप हो जाता है। और वो न्यू कलर कौन सा होगा हमारे पास जो डेवलप होगा, वो हमारे पास कलर होगा जी ऑरेंज। अगर हम रेड और येलो को मिक्स करते हैं इक्वल क्वांटिटी में, वो हमारे पास कलर आ जाएगा जी ऑरेंज। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कलर व्हील का जो है फेस के साथ क्या चक्कर है। तो आप काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, मुझे पता चला है, जो आप मेरी क्लास में आए काफ़ी तजर्बाकार हैं, तो आपको होगी इंशाल्लाह ज़रूर इसकी नॉलेज, लेकिन मैं अपनी नॉलेज भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब हम येलो और ब्लू को अगर मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो कलर है वो ग्रीन बनेगा, और इसी तरह हम अगर रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं तो हमारे पास पर्पल कलर आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास एक बन गया कलर व्हील। कलर व्हील में कुछ कलर हैं जो एक दूसरे के साथ साथ हैं, और कुछ कलर हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो साथ साथ हैं वो जी साथ ठहरे हैं, पड़ोसी बन गए। अब पड़ोसी तो नहीं पड़ोसी का बुरा चाह सकता ना, तो जो अपोजिट कलर हैं वो तो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अब मैं अगर मेरे मुखालिफ मेरा कोई एंटी होगा, इसी तरह हर चीज़ का कुदरत में एक ना एक एंटी बना हुआ होता है। तो यहाँ पे जो कलर एक दूसरे के सामने हैं वो एक दूसरे के एंटी हैं। तो जिस तरह रेड है, रेड ग्रीन के सामने आ गया। मैं आपको मोबाइल पे कलर व्हील के कलर चेक करा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। मैंने आपको फर्स्ट भी बताया है, वाइट बोर्ड में थोड़ा मसला होता है मुझे लिखने में, क्योंकि नहीं है मेरा इतना एक्सपीरियंस वाइट बोर्ड पे लिखने का, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो ये मैं आपको अपने मोबाइल पे कलर व्हील शो करा दूंगी कि ये कलर कौन से कलर के अपोजिट है और कौन सा कलर कौन से कलर के बिल्कुल साथ आया हुआ है। तो जो अपोजिट कलर हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और जो साथ में कलर हैं वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करेंगे। कलर व्हील में देखें, अब हमारे पास जो है ऑरेंज और रेड है, ये दोनों साथ साथ आ गए हैं। इसी तरह ये हमारे पास ग्रीन और रेड जो हैं एक दूसरे के अपोजिट आ गए हैं। रेड और ग्रीन एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है, भाई रेड है, ग्रीन है, पर्पल है, ब्लू है, येलो है, इनका क्या काम है स्किन पे? स्किन में तो ऐसे कोई कलर नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, स्किन में अल्लाह पाक ने ऐसे कलर रखे हैं, और वो कलर कहाँ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं अपने डार्क सर्कल पे। हमारी यही थॉट है आज तक, ये डार्क सर्कल जो हमारे हैं ना ये ब्लैक कलर के हैं। नहीं जी, ये ब्लैक कलर के नहीं हैं, ये ब्लूइश शेड के हैं, ये ब्लू कलर के हैं। कभी आप गौर से देखें तो जितने ज़्यादा टाइम गुजरता जाता है ना, ये ब्लू ब्लैकिश में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन असल ये ब्लैक है। ये क्यों ब्लैक है, क्यों ब्लू हैं? क्योंकि ये हमारे खून की वजह से, हमारे खून की जहाँ पे आइज़ के करीब करीब आके ना, जैसे इनकी स्पीड कम हो जाती है तो ये थोड़ा सा स्टॉप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे डार्क सर्कल आते हैं। तो ब्लू को हम ख़त्म करेंगे ऑरेंज से। ऑरेंज करेक्टर हम हमेशा, आप लोग जानते हो, प्रोफेशनल हो, डार्क सर्कल पे हमेशा ऑरेंज करेक्टर कंसीलर ये यूज़ किया जाता है इनको हाइड करने के लिए। क्यों? यहाँ तो जी डार्क सर्कल तो ब्लैक हैं तो ऑरेंज क्यों? नहीं जी, डार्क सर्कल जो है ना वो ब्लूइश शेड के हैं, तो हम इनको ख़त्म करेंगे ऑरेंज से। अब जी आ जाते हैं ग्रीन। क्या है जी? ये रेड क्या है जी? हमारे चेहरे पे रेड कलर का क्या काम है? एक्टिव एक्नी हमेशा रेड कलर की होती है। एक्टिव एक्नी, एक्टिव पिंपल जो होंगे ना हमारे स्किन पे वो रेड होंगे, और उनको हम हाइड करेंगे ग्रीन कलर से, ग्रीन करेक्टर से। रेड कलर को आके रेड एक्नी को ख़त्म करेगा ग्रीन कलर का कंसीलर।
ठीक है। प्रो में 3 किस्म के कंसीलर हैं, सबको पता है, प्रो की कंपनी में आ रहे हैं। इसी तरह इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि हम घर में ही किस तरीके से कंसीलर से ये कलर, जो कंसीलर के कलर है, ख़ुद बना सकते हैं। ये इस पर मैं एक अलहदा आपको क्लास दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब बात आ जाती है, अब ग्रीन जो है हमारे फेस पे वेन्स होती हैं। अक्सरियत आपने देखा होगा, काफ़ी गोरे चिट्टे जो लोग हैं ना, उनकी जो ये रगें हैं वो वाज़े नज़र आती रहती हैं, तो उनको मेकअप में कवर करने के लिए हम रेड करेक्टर यूज़ करते हैं। तो इसी तरह पर्पल, कोई चोट वगैरह का निशान आ जाता है तो वो पर्पलिश शेड में आ जाता है, तो उसे हम हाइड करेंगे येलो करेक्टर से। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। रेड, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ये जी कलर व्हील का हमारे फेस के साथ क्या कनेक्शन है, कोशिश करती हूँ समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी मेरे पास नॉलेज हुई मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगी। जितनी भी मुझसे क्वेश्चन कवर हो सके मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन कवर करूँगी इन चीज़ों के अकॉर्डिंग। और अब इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद हम जाते हैं फाउंडेशन की तरफ। अपनी फाउंडेशन जो हमारी आती है ना, इसको हम कंसीलर को, प्राइमर को, CTM को, ये चीज़ें हम इन स्टेप से गुज़र कर हम जाते हैं अपने 6th स्टेप की तरफ, और वो हमारा 6th स्टेप है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। टीवी पेंट स्टिक से के कलर्स को डिस्कस करेंगे, और कैरलान टीवी पेंट केक से हम किस तरीके से ना ब्राइडल बेस बना सकते हैं। और सेपरेटली वो मैं कल आपको हैंड पे बताऊंगी कि जो हम मतलब सेपरेटली फाउंडेशन से और केक से किस तरीके से हम क्लाइंट का या अपने सेल्फ का मेकअप कर सकते हैं, ये कल डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्राइड वाला जो वो होगा बेस, फाउंडेशन और केक का मिक्सचर, वो मैं इंशाल्लाह मॉडल पे करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।